क्लास में? लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी किसकी? मतलब हमने क्या बात किया था? क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाई की थी? हमने पढ़ा था कि जो हमारी क्रॉप्स है उसमें हमें इरीगेशन की क्या प्रोसेस है। इरीगेशन मतलब सिंचाई, सिंचाई कैसे कैसे की जाती है और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किन किन चीज़ों से हम सिंचाई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स के मोड्स के बारे में पढ़ा था, मोड, टेकली, रयाट और चेन सिस्टम पढ़ा था। तो इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मतलब हमने उनमें देखा कि कैसे कैसे सिंचाई के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पर ये था हमारा ट्रेडिशनल मैथड। बट हमें अब मॉडर्न टेक्निक्स चल रही है तो हमें वो ट्रेडिशनल मैथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि जो हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स थी किस किस की थी। हमारे पास मॉडर्न टेक्निक्स 2 टाइप्स की थी, एक थी स्प्रिंकलर सिस्टम, दूसरा था ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या था, एक परपेंडिकुलर पाइप लगी होती थी, उसके नोजल ऊपर से रखा था। जब उस नोजल को स्टार्ट किया जाता, पंप पाइप में पानी ट्रांसफर किया जाता था, तो वो नोजल ऑफ होकर रोटेट होना शुरू हो जाती थी। वो रोटेट होते होते वो क्या करती थी, पूरे स्प्रेड करती थी, किसको, वाटर को स्प्रेड करती थी, जिससे इजीली क्या हो जाता, इरीगेशन का प्रोसेस हो जाता था, स्टार्ट हो जाता था। सेकेंड सिस्टम था ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या था, नोजल्स लगी होती थी, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में पाइपें लगी होती थी, जिससे खेती की चीज़ें प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड की जाती हैं। तो वैसे ही पाइपें लगी हुई थी स्ट्रेट लाइन में, उसमें क्या था, छोटे छोटे नोजल्स लगे हुए थे। वो कहाँ जा रहे थे, वो ड्रिप सिस्टम का मतलब ही क्या था कि वो ड्रॉप कर करके ही पानी सिंचाई तक जा रहा था। मतलब क्या, वो जो एक एक बूंद करके वो खेतों में पानी जड़ों तक पहुंच रहा था। तो ये हमारे मेथड्स थे कुछ जो हमने पढ़ी थी, किसके बारे में, इरीगेशन के बारे में। इससे पहले हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है, कौन सा है, अब हमने क्या किया है, सब चीज़ कर ली हमने। खेतों की प्लफिंग करी, उसमें बीज डाले, मिट्टी को कल्टीवेट किया, उपजाऊ कैसी होती है, उसमें कौन सी फर्टिलाइजर्स और मैन्योर डालने चाहिए, ये सारी चीज़ें करके हमने कल इरीगेशन का प्रोसेस भी कर लिया। यानी हमने एक तरफ से कोई भी एक फसल उगाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था। अब फसल रेडी भी हो चुकी है, पक चुकी है। अब वो क्या करना होगा, अब सब कुछ करने के बाद उसे खेत में तो छोड़ नहीं सकते, उसको काटना भी तो पड़ेगा। तो आज हमारा अगला टॉपिक वही है, उसे कहते हैं क्या, हमारे पास अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग को हिंदी में कटाई कहते हैं, मतलब फसलें पक जाने के बाद जब उसे काटा जाता है तो उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। मैच्योर मतलब पकी हुई, मतलब जैसे क्या होता है, एक इंसान मैच्योर कब होता है, जैसे एक बच्चा है, अब बच्चा क्या होता है, क्रिश होता है, बट अगर वो धीरे धीरे अपनी एज में पहुंचता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसके अंदर समझदारी आती है, तो वो मैच्योर कहलाता है। जब धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो हर चीज़ों को समझने लगता है, उसको सही जज करने लगता है, तो वो मैच्योर कहलाता है। उसी तरीके से फसलों का भी क्या है, जब तक वो पूरी पकेंगी नहीं तो मैच्योर नहीं होंगी, मतलब अगर हम बिना पके निकालेंगे तो वो फूड बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फसलों में भी है, क्या है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विद सिकल्स। सिकल्स मतलब दराती, काटने की होती है ना। आजकल तो वैसे भी हम लोग बहुत सी चीज़ों के, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले टाइम पे क्या, दराती वगैरह से फसल काटते हैं, कैसे, मतलब एक हसुआ टाइप का होगा, मतलब एक काटने के लिए पोर्शन होता है। हमने इसको क्या किया, खेती में गए, जैसे आपने टीवी वगैरह में बहुत से देखा होगा, और आपको इमेज में भी शो कर रहा होगा, क्या करना पड़ता है, फसलों को हैंड डाउन किया और उसको कट किया, कहाँ से, जड़ से थोड़ा सा ऊपर, मतलब जमीन के थोड़े से ऊपर तक उसे खींचा जाता है। तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, सिकल्स के साथ यानी दराती के साथ काटा जाता है। तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स विद सिकल्स। हिंदी में क्या कहेंगे, फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। मतलब पक जाएगी फसल, देन उसके बाद वो क्या कहलाएगा, कटाई कहलाएगा। अब फसल कट गई है, अब फसलें किस किस तरीके से काटी जा सकती हैं, उसके भी मेथड्स हैं आपके पास। 2 टाइप्स के मेथड हैं। पहला मेथड है थ्रेशिंग, दूसरा है विनोइंग। मतलब क्या, अब फसल कट गई, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब फसलें कट गई तो उसके बाद भी तो बहुत प्रोसेस होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि फसलें कटी हम सीधा यूज में चालू कर दें, नहीं होता ऐसा। तो क्या करना पड़ेगा, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब क्या होगा, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम हे इज कॉल्ड अ थ्रेसिंग। मतलब क्या, हे मतलब क्या हो जाता है, भूसे टाइप का होता है, एक ढेर होता है, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग। सेपरेटिंग मतलब अलग करना, ग्रेस अनाज को, फ्रॉम हे जो भूसे होते हैं ना। अब क्या होता है, फसलें जो होती हैं वो लंबी लंबी हमारी क्या होती है, क्रॉप जमी होती है, वो कितनी होती है, वो भूसे और घास के अंदर बंद होती हैं, तो हमें इसको क्या करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। तो उसमें वो क्या कहा गया है, ग्रेस को फ्रॉम हे इज कॉल्ड अ थ्रेसिंग, इसको अलग करना। थ्रेसिंग का प्रोसेस क्या होता है, जो भूसे में होता है, जो हमारे हार्वेस्टिंग होती है, मतलब जो हमारी कटाई होती है, तो जिस भूसे में यानी जिस घास में हमारी फसल उगी होती है उसके अंदर होता है, ओपनली तो होता नहीं ये चीज़, वो अंदर पाए जाते हैं। तो वो प्रोसेस होता है क्या,
उसको अलग करना, मतलब फसल काटने के बाद क्या होगा, अनाज को अलग भी तो करना पड़ेगा ना, अनाज अलग नहीं होगा तो क्या होगा, हम अनाज का यूज नहीं कर पाएंगे। तो अनाज को अलग करना, किससे, भूसे से अलग करना, इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहलाती है। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, क्या प्रोसेस दिखाई दे रहा है, मशीन्स चलती हैं, मशीन्स के थ्रू भी हम थ्रेसिंग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हे को मतलब क्या, जब हम लोग काटते हैं ना, कोई भी फसल हम काटते हैं तो उसका एक बल्क बनाते हैं, बल्क मतलब एक बंचेस बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कई चीज़ों की लकड़ियों को कलेक्ट कर लेते हैं, अगर हमें कई सारी लकड़ियाँ दी होती है तो हमें उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटना होता है, हम 5-6 करके के उनका ग्रुप बना लेंगे, उनको बांध देंगे। तो उसी प्रकार से जब हम लोग फसल काटते हैं ना, तो उनका भी एक ढेर बनाया जाता है। ढेर बनाए मतलब काफ़ी इतना पोर्शन हो गया तो उसको रैप मतलब किसी चीज़ से बांधा और उसको कलेक्ट करके अलग रखते हैं, ताकि उसको उठा के ले जाने में, जहाँ उसे अलग करना है वो प्रक्रिया मतलब ईजिली हो सके। तो उसी प्रकार से जो है होता है ना यहाँ पे, जो मतलब इसको अलग करने की प्रोसेसिंग होती है, उस चीज़ को कहा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग भूसे को अलग करेंगे तो इसके भी 2 टाइप्स के मेथड होते हैं। थ्रेसिंग मशीनों की तरह भी की जाए, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। पुराने टाइम में भी क्या करते थे, आज भी बहुत से लोगों में मतलब किया जाता है, बहुत रेयर है वैसे, क्योंकि आजकल लोग मशीनों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो क्या करते हैं कि वो जो है होता है ना, उसका कुछ हिस्सा उठाएंगे और उसको उठा के से धोबी कपड़े नहीं धोता, उसी तरीके से उस अनाज को भी उठा के पटकते हैं, ताकि जो हमारे जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो फटक के मतलब साइड में आके गिर जाते हैं। कूड़ा अलग हो जाता है, मतलब जो भूसा होता है जिसके अंदर हमारा अनाज होता है वो अलग हो जाता है, और जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें उसको अनाज को अलग करने की प्रोसेसिंग हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बेस्ट दूँ तो आपने मूवी देखी होगी, बॉलीवुड मूवी है रमैया वस्तावैया, उसमें एंड ऑफ द सीन में भी यही होता है। क्या होता है, उसमें अनाज को उगाता है, जब अलग करने की प्रोसेसिंग आती है तो अलग कैसे करता है, वो उठाता है, वो ढेर उठा के सीधा पटकना शुरू करता है। पटकने के बाद क्या होता है, उसके अंदर उसमें क्या देखा था कि अनाज क्या थे, साइड बाय साइड वो अलग हो रहे थे, जिसमें वो ढेर लगाता हुआ जा रहा था। तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है थ्रेसिंग। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो वो क्या है, अनाज के दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। तो क्लियर हुआ कि थ्रेसिंग कैसे होती है। अब हमने क्या किया, घास में से उठा के अनाज को अलग किया। ये मशीनों के थ्रू भी होता है, दोनों प्रोसेस से होता है, बाय हैंड मैनमेड भी होता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी किया जा सकता है। मतलब मशीनें जैसे ट्रैक्टर वगैरह आ रहे हैं तो थ्रेसिंग की मशीन भी अलग है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, तो वो थ्रेसिंग की मशीन होती है। अब उसी प्रकार से अब हमने क्या किया, फसल की कटाई भी कर ली, थ्रेसिंग भी कर लिया। अब थ्रेसिंग करने के बाद एक और प्रोसेस आता है, उसको कहते हैं विनोइंग। विनोइंग को क्या कहेंगे, फटकना। अब हमने क्या किया, भूसे से अनाज को अलग तो कर दिया, पर जब हम लोग भूसे को अनाज से अलग करते हैं तो क्या प्रॉपर चीज़ें साफ हो जाती हैं, नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चाप रह जाते हैं, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना। जैसे हम लोग अगर आप लोग गेहूं का यूज़ करते हो, मतलब डायरेक्ट अगर आटा ना आता हो, गेहूं भी आता होगा घर में, तो कभी देखना उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ना डस्ट होते हैं, कहीं कहीं घास टाइप की होती है, या कहीं कहीं अलग अलग ना गेहूं के शेप में ही दाने भी होते हैं। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको क्या करना था, विनोइंग करने का मतलब क्या है, उसके अंदर चाप भी होती है, मतलब कूड़ा करकट भी होता है, मोस्टली कूड़ा करकट मतलब लकड़ी टाइप के कुछ हल्के हल्के चाप जो उड़ने लग जाती है, तो वो प्रोसेसिंग है। तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाप फ्रॉम ग्रेन इज कॉल्ड द विनोइंग। जो छोटी छोटी घास होती है, छोटे छोटे टुकड़े जो गेहूं की, मतलब अब हमने फटका, जब फटकने के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग फटकेंगे उस गेहूं में कुछ और नहीं गिरेगा, घास फूस का हिस्सा, घास फूस का हिस्सा भी उसके अंदर गिरता है। तो अब क्या किया हमने, फटक के गेहूं तो निकाल लिया, नहीं थ्रेसिंग तो कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेसिंग कर ली, बट थ्रेसिंग के बाद क्या करना पड़ेगा, विनोइंग। मतलब जो हमारी चाप है, जो छोटे छोटे भूसे हैं जो उसके अंदर गिरे हुए हैं, उसको क्लीन करना। अब उसको क्लीन करने का भी क्या है, विनोइंग कहलाता है। विनोइंग का एक सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्या करना पड़ता है, मतलब क्या हमें उस भूसे को अलग करना। अगर हम उसे सीधा फटकेंगे छोटे छोटे मतलब किसी बर्तन में या किसी जमीन पर रख के छांटना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। विनोइंग का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होता है, अगर आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा हो या मोस्टली टीवी में भी कभी कभार दिखाता है कि मान लो जिस तरफ से हवा आ रही है, मान लीजिए हमारी साइड से हवा आ रही है, हमने क्या किया, उस पोर्शन को मतलब जो चीज़ हमें जिसमें अलग करना है उसको उठाया बर्तन को, और उसमें वो चीज़ रख के, मतलब क्या कर रख के, मतलब जो गेहूँ वगैरह जो भी हमारा अनाज है जिसके अंदर से हमें वो चीज़ हटानी है, तो हम क्या करेंगे, उसको हम हाथ में लेंगे। हाथ में लेने के बाद जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको हिलाना शुरू करेंगे। मतलब अगर इधर से हवा आ रही है तो हम उसको ऊपर से गिराना शुरू करेंगे। क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज़ भारी चीज़ ऊपर गिरा रहे होते हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे होते हैं, जो हमारा रूल है ग्रेविटी का कि ऊपर से कोई भी चीज़ गिरेगी नीचे आएगी, ये हमारा ग्रेविटी का रूल है। तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का, तो क्या होगा कि कोई
कोई भी चीज़ अपनी जो ऊपर से गिरती है वो जमीन उसको अपनी तरफ खींचती है, ये न्यूटन ने हमें दिया था। तो उसी टाइप से कि अगर हम लोग कोई भी भारी चीज़ गिराएंगे तो हल्की चीज़ क्या होती है, हल्की चीज़ हवा में अलग हो जाती है, जो भारी चीज़ साफ है वो नीचे गिर जाती है। तो विनोइंग का भी यही प्रोसेस है। मान लीजिए अगर उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, कई बार क्या देखा होगा, पंखा चला के मतलब जो फैन ऑन करते हैं, फैन ऑन करके भी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ अलग करनी होती है तो हम फैन ऑन करेंगे और उसी के सामने हम लोग क्या करना पड़ेंगे, उस अनाज को बर्तन से गिराना शुरू करेंगे। तो जो चाक होती है, जो भूसा टाइप का होता है, वो उस पंखे की हवा से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और जो अनाज है वो साफ होकर नीचे गिर जाएगा। ये प्रोसेस सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये ईजी भी होता है, टाइम कम कंज्यूम करता है, बड़ी मात्रा में अनाज को साफ करता है। तो इसको कहते हैं विनोइंग। आई होप तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फसल मैच्योर होने के बाद कट जाना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। उसके बाद थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग को क्या करना पड़ता है, जो फसल है फसल के अंदर से अनाज को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। लास्ट वन है विनोइंग। विनोइंग का क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन्स इज कॉल्ड द विनोइंग। मतलब क्या, जो उस भूसे को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, विनोइंग कहलाएगी। तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब क्या कर दिया, अब हमारी पूरी फसल रेडी हो गई, फटक के मतलब सब कुछ करके वो अलग भी हो गई है। अब वो बिल्कुल खाने के लिए मतलब क्या, कहीं भेजने के लिए भी मैच्योर हो चुकी है, हम उसको रेडी कर चुके हैं कहीं स्टोर करने के लिए या सेल आउट करने के लिए। तो अब जब हमारी फसल पूरी पक जाएगी, कट गई है, तो हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम जब तक स्टोर नहीं करेंगे हम यूज़ तो कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज ही कोई चीज़ लाई और उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया। अब इतनी बड़ी मात्रा में जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो क्यों किया जाता है, ताकि हम उसको स्टोर कर सकें। तो अब स्टोर कैसे करना है, ऐसा तो है नहीं कि बस उगाया, रखा और छोड़ दिया। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो अनाज खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज के भी कई तरीके होते हैं, यानी भंडारण। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज करने के लिए हमें हमेशा जो हमारा जो क्रॉप्स है यानी जो हमारे ग्रेन्स है उनको ड्राई करके रखना पड़ेगा। पहला है ड्राइंग यानी सूखना। उनके लिए सूखना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या, किसी भी चीज़ में हमें नमी होगी ना तो वो चीज़ खराब हो जाती है। अब कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, अगर गीला होगा तो अजीब सा ना बेकार होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर ना फूंदी टाइप की क्या सड़ने लग जाती है, कोई भी चीज़ खराब होने लग जाती है। तो वही कहा गया है यहाँ पर, बाय ड्यूरिंग मॉइस्चर गेट रिमूव्ड एंड इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ना उसके अंदर नमी को दूर करना पड़ता है, क्योंकि अगर नमी दूर नहीं करेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। जैसे अनाज है, अगर काफ़ी समय तक उसको उसमें रखें तो क्या हो जाता है, गीला पड़ा होगा, कोई ध्यान नहीं देगा तो अनाज फूल भी जाएंगे। अब फूल जाएंगे तो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर सड़ना शुरू हो गए तो वेस्ट हो जाएगा, यानी जितनी भी क्रॉप में मेहनत की गई वो सब कुछ बेकार हो जाएगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगी, अनाज खाने को नहीं मिलेगा, तो स्टार्वेशन की सिचुएशन आ जाएगी। तो बाय ड्यूरिंग मॉइस्चर, जब भी नमी होगी गेट रिमूव्ड, उसमें क्या होगा, उसकी नमी को दूर किया जाएगा। एंड इट प्रिवेंट, और ये क्या हटाता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटे छोटे जीवाणु जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको आने से रोकता है। अगर कोई चीज़ सूखी रहेगी तो उसमें कुछ भी नहीं, ना ही कीड़े लगेंगे ना ही कुछ होगा, प्रॉपर वो अनाज खाने के लिए रेडी रहेगा। तो इसको सुखाकर इसकी नमी को दूर किया जाता है। जब भी कोई अनाज निकाला जाता है इसको मैच्योर होने के बाद तो उसकी हमेशा धूप लगाई जाती है, इसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। अदरवाइज अगर ड्राई नहीं किया जाएगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या किया गया, इसको नमी को दूर किया जाता है जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति ना हो सके। नमी ना होने से बीमारी भी नहीं होती है। जैसे अब क्या होता है, रेनी सीजन आता है तो क्या हो जाता है, हम लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश होती है, फिर हमारे मॉस्किटोज होते हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो क्या होते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं। रेनी सीजन में काफ़ी कुछ होता है तो क्या होता है, हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार होने की सिचुएशन आ जाती है। तो वही कहा गया है कि जब नमी होती है ना, मतलब गीलापन होगा, बीमारियाँ होंगी तो क्या होगा, हम बीमार होंगे। उसी प्रकार से अगर हमारा जो ग्रेन्स है वो बीमार हो जाएंगे तो हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, मतलब जो इतनी मेहनत की गई वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला क्या होता है, स्टोरेज का कारण क्या होता है, नंबर 1 ड्राइंग, उनको सुखाकर उनकी नमी को दूर किया जाए ताकि उनके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव उत्पन्न ना हो सके, ना वो नम होंगे और ना ही वो बीमार होंगे। सेकेंड है मेंटेनिंग स्टोरेज कंटेनर। गाँव वगैरह में देखा होगा या अभी भी हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, कंटेनर क्या होता है कि मतलब जिसमें भंडारण करने के लिए, अनाज को भंडारण करने के लिए वो बर्तन, किसमें रखा जाए अनाज। अगर गांव में आप लोगों ने देखा तो मिट्टी के बड़े बड़े से ना बर्तन होते हैं, बर्तन को क्या कहते हैं, गुठली टाइप का कहते हैं जिन्हें, उनको क्या कहा, बड़े बड़े मिट्टी के बहुत बड़े बड़े बर्तन होंगे जिसके अंदर हम क्या रखते हैं, चावल गेहूँ रखते हैं। ये मोस्टली गाँव में देखा जाता है। शहरों में वगैरह में तो टीन के डब्बे आते हैं ना, मतलब कंटेनर टाइप के, स्टील के या टीन लोहे के ऐसे डब्बे आते हैं जिसके अंदर हम लोग अनाज रखते हैं।
तो कंटेनर करने के लिए गनी बैग्स पे जो जूट के बैग आएंगे, अर्थन कोट यानी मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन होंगे जिन्हें कोटली टाइप का कहते हैं गाँव में उनको, पोट एक्सेट्रा यूज शुड बी न्यू विदाउट क्रैक्स। अब जो भी बर्तन हम यूज करेंगे ऐसा नहीं कि टूटे फूटे हो, अगर वो टूटे होंगे तो उनके अंदर हवा जाएगी, हवा जाएगी तो नमी होगी, नमी होने से अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और खराब होने से वो अनाज में अंदर बीमारी हो जाएगी, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें उसको कंटेनर करने के लिए मतलब स्टोरेज करने के लिए हमें कंटेनर में रखना पड़ता है। कंटेनर रखने के लिए क्या होता है, जो जूट के बैग आते हैं ना, बोरिया टाइप की आती है ब्राउन ब्राउन कलर की, वो बैग अर्थन कोट यानी मिट्टी के बर्तन जो भी आज यूज हो जाएंगे, और वो भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए, प्रॉपर सही होने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है केमिकल ट्रीटमेंट। अब देखिए क्या क्या चीजें, हमने इनको सुखा भी दिया, बर्तनों में रख भी दिया स्टोर करके। अब हमें क्या देखना है, केमिकल ट्रीटमेंट। अब रखने के बाद भी वो चीज़ खराब ना हो, क्योंकि क्या होता है अनाज को, अब अनाज ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हाँ 10-15 दिन या 1-2 महीने में पूरा का पूरा खत्म हो जाए, जो इतनी बड़ी मात्रा में खेती की गई है तो वो उसको तो स्टोरेज लंबे समय तक करना पड़ेगा ना, कि इन फ्यूचर कुछ भी हो तो हम उसे यूज अप कर सकें। तो केमिकल ट्रीटमेंट भी नीडेड होती है। मतलब क्या कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो उनमें डालकर उनको स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर वो उनमें अनाजों में डाल दिया जाए तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल ना हो और उसके अंदर इंसेक्ट्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स पैदा ना हो पाए, तो उसको कहते हैं केमिकल ट्रीटमेंट। गोडाउन एक्सेट्रा शुड बी स्प्रेड विद फंगी पेंट्स। जो गोडाउन्स हैं जिसमें उनको रखा जाता है उस जगह को ऐसे पेंट किया जाता है ताकि वहाँ पे उस पेंट से किया जाता है, स्प्रे किया जाता है ताकि उसमें कोई भी सूक्ष्म जीव यानी कोई भी फंगस वगैरह ना लग सके। तो फर्स्ट ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि गोडाउन को ऐसे पेंट से पेंट किया जाता है, ऐसे पेंट से स्प्रे किया जाता है जिसके अंदर कोई भी फंगस वगैरह ना लग सके। There should be no seepage etc. वहाँ कोई भी सीलन नहीं होनी चाहिए। सीपेज का मतलब होता है सीलन, वही नमी। जिस गोडाउन में अनाज रखा जाए उसके अंदर कोई भी सीपेज नहीं होनी चाहिए, so that क्रॉप कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो क्या होगा, अगर उनके अंदर क्या होगा, गोडाउन अच्छे से फंगस पेंट वगैरह कर दिया जाएगा ताकि उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो पाए, और उस गोडाउन के अंदर कोई भी सीलन ना हो, कोई भी नमी ना हो, बिल्कुल सूखा हो, अच्छा एटमोसफियर हो उसका, तो क्रॉप्स कैन बी स्टोर्ड प्रॉपरली। तो क्रॉप्स क्या होंगी, अच्छे तरीके से रखी जाएंगी। अब गाँव में जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या जो कंटेनर में हम लोग रखते हैं, क्या हम लोग जो अनाज रखते हैं वो लंबे समय तक कैसे टिकता है। एक तो कुछ गोलियां आती हैं, कैसी कुछ गोलियां आती हैं जो उसके अंदर रखी जाती है जिससे कोई भी ऑर्गेनिजम्स में पैदा नहीं होते, वो केमिकल गोलियां ही होती हैं। प्लस नीम की पत्तियां, बहुत से लोग जानते होंगे जब भी अनाजों को रखा जाता है उनके अंदर नीम की पत्तियां डाल दी जाती हैं। नीम की पत्तियां जो पेड़ों पर गई थी वो सूखी पत्तियां उसके अंदर रख दी जाती है रख करके। उससे क्या होता है कि वो जो हमारे जो ग्रेन्स हैं वो भी खराब नहीं होते, वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन चलते हैं, क्योंकि नीम करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आने नहीं देता, वो जर्म्स क्लियर करता है। तो इसलिए नीम की पत्तियां भी रखी जाती हैं, उसके अंदर 1-2 गोलियां टाइप की आती हैं, वो पैकेट में रैप होती है, बस उसको डाल के उसको छोड़ दिया जाता है, वो लंबे समय तक चलता रहता है अनाज, वो लंबे समय तक अनाज को प्रोसेस करता रहेगा, उसको स्टोर करने में मदद करता है। तो ये थे हमारे 3 प्रोसेस, किसके थे, स्टोरेज के। हमने क्या किया, फसलों की कटाई कर दी, फसलों की कटाई के बाद उनको भंडारण कैसे करना है, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि वो जो कटी हुई फसल है वो लंबे समय तक टिक जाए। अब क्या हो गया, एडवांटेजेस देखते हैं। अब हम लोग ने क्या किया, स्टोरेज के एडवांटेजेस क्या हैं। अब हमने काट दिया, भंडारण भी कर दिया यानी स्टोरेज भी कर दिया। हम स्टोरेज करते क्यों हैं, हम क्यों करें इकट्ठा, किस काम के लिए हमें इकट्ठा करना है, वो चीज़ें क्या होती हैं। फूड डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। नंबर 1 क्या होगा, अगर हम उसको स्टोरेज करके रखेंगे, इतनी चीज़ें प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमारा जो खाना है वो बर्बाद नहीं होगा, जो अनाज है वो बेकार और बर्बाद नहीं होगा। हेल्प इज अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होल ईयर। फल फ्रूट्स सब्जियां इन सब की अवेलेबिलिटी मतलब क्या अवेलेबिलिटी क्या होगी, पूरे साल रहेगी। अब क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। शॉर्टेज होने की वजह से वो चीज़ मिलती नहीं है खाने पीने को, तो इस शॉर्टेज जिससे क्या होता है, शॉर्टेज होने से क्या हो जाएगा, हमें वो चीज़ महंगी भी मिल सकती है। क्या करेंगे लोग, उसका पहले से ही स्टॉक तैयार करके रखेंगे और उसे आने वाले टाइम पे जब उसकी मार्केटिंग में वैल्यूज़ कम हो जाएंगी, मतलब सॉरी वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो ज़्यादा महंगे रेट पे मिलेगी। और कई टाइम्स ऐसा होगा कि वो चीज़ खाने को मिलेगी ही नहीं, अनाज की शॉर्टेज हो जाएगी, तो फिर गेहूँ वगैरह क्या हो जाएंगे, आटे वगैरह के दाम बढ़ जाते हैं। तो अगर हम उसकी स्टोरेज रखते हैं तो पहले तो खाना बर्बाद नहीं होगा, पूरे साल हमें फल सब्जियां मिलती रहेंगी, अनाज मिलते रहेंगे। थर्ड था कि मेंटेन इमरजेंसी स्टॉक। इमरजेंसी स्टॉक मतलब
कभी भी कोई स्टारवेशन की सिचुएशन कब आ जाती है, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, भूखमरी की सिचुएशन आ जाती है, कोई भी बीमारी हो गई, कभी बाढ़ या कोई भी और त्रासदी हो जाती है हमारे साथ, तो उसमें इमरजेंसी स्टॉक बनाए रखता है। इमरजेंसी स्टॉक का मतलब है कि इन फ्यूचर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो गई किसी भी सिटी या किसी भी कंट्री में, तो क्या होगा, ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं द हेल्प ऑफ नेचर। बाकी हम कुछ भी सेल आउट कर सकते हैं, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हमें कोई भी चीज़, जरूरी नहीं कि अनाज, हम कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। वो चीज़ अगर हमारे पास किसी भी चीज़ का स्टोरेज नहीं होगा तो इन फ्यूचर वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये था आपका एडवांटेजेस। अब ये आपकी पूरी फसल, हमने जितना भी क्रॉप शुरू कैसे होता है, उसको कैसे कैसे बनाना होता है, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर आउट हो चुके हैं। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है एनिमल हस्बेंड्री का। एनिमल हस्बेंड्री को क्या कहते हैं, पशुपालन। मतलब हम जानवरों का पशुपालन क्यों करते हैं, हम उनकी टेक केयर क्यों करते हैं। हम जानवर तो पालते हैं ना, मोस्टली विलेजेस में क्या होता है, गॉड पाली जाती है, बुफैलो, काऊ, ये सारे एनिमल्स पाले जाते हैं। क्यों पाले जाते हैं, इन एनिमल्स से हमें क्या मिलता है। नंबर 1, हमने पहले चैप्टर, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ऑक्स हमारे किस काम आता है, जब हम लोग एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं, यानी प्लफ जो शुरू करते हैं हम लोग खेत की जुताई करना, प्लफिंग करना, तो उसमें क्या होता है, हमारे सबसे पहले कौन काम आता है, ऑक्स काम आते हैं। हम जानवरों की टेक केयर क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि उनसे हमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ें की हेल्प मिलती है, हमें बहुत मदद करते हैं वो हमारे। अब जैसे क्या बुफैलोज हैं, बुफैलो से क्या होता है, वो हमें दूध देती है, हमें गोबर प्रोवाइड करती है, गोबर से उपले बनते हैं, उपले से क्या होता है, जब गांव में खाना वगैरह बनाया जाता है तो हमें उसको आग जलाने में भी वो चीज़ें काम आती हैं। तो बुफैलो से हमें क्या मिला, मिल्क भी मिला, और क्या मिला, उनका जो कैटल डंक होता है, मतलब जो गोबर होता है, वो सब चीज़ें हमारे यूजफुल आती हैं। तो ये चीज़ें हुई। काऊ के साथ भी सेम प्रोसेस है। गॉड भी क्या करती है, हमें दूध देती है, तो ये ना मिल्क चीज़ कहते हैं, जिसमें गॉड आ जाती है, बुफैलो आ जाती है, और हमारे क्या आ जाती है, काऊ आ जाती है। तो सब क्या देते हैं, हमें दूध देते हैं और हमें और भी चीज़ें देते हैं जो हमारी डेली रूटीन में काम आती है। और क्या होता है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें क्या मिलता है, मीट मिलता है, चिकन टाइप मिलता है। तो पिग हो गए, गॉट हो गए, ये सब क्या होते हैं, खाए भी जाते हैं लोग, इनको खाते भी हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, खाने वाले एनिमल्स हो गए। और क्या होता है, कई एनिमल्स हमारी मदद करते हैं। जैसे अब क्या हो गया, हमें डोंकी यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये भी तो एनिमल है ना। हम उसको क्या करते हैं, भार ढोने के लिए क्या आता है। फैलो हमारे साथ क्या कर सकती है, खेती में दूध के साथ साथ और भी चीज़ें हम क्या, उसको चराई करने के साथ साथ उसको हम खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं। गाय के साथ भी सेम प्रोसेस है। मतलब हम एनिमल्स का यूज़ अपने काम के साथ साथ हम उनकी केयर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। अब मुर्गियों से क्या होता है, जो हमारी हैंस होती है उनसे हमें एग्स मिलते हैं। जानवरों को क्यों पाला जाता है, क्योंकि हमें उनसे कुछ मिलता है, तो हम उनको क्या करते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। क्योंकि हर इंसान का है कि जब तक हमें कोई चीज़ फ़ायदे में नहीं लगेगी हम उस चीज़ का यूजेस नहीं करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब कि जंतुओं का पालन पोषण क्यों किया जाता है, जंतु पशुपालन किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, एनिमल हस्बेंड्री में क्या हो जाता है, हमने क्यों एनिमल्स को पालन की टेक केयर क्यों की, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वो हमें कुछ देते हैं, हम उनको फूड देते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको क्लीन रखते हैं। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये सब हमारा काम होता है। उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, मिल्क मिलता है, हमारे खेतों में वो बहुत से काम आते हैं, उनसे कैटल डंक्स वगैरह प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए ही पशुपालन किया जाता है। तो आपका चैप्टर नंबर 1 पूरा फिनिश हो चुका है। तो आपका पूरे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं। अगर इनकेस कोई डाउट हो तो क्वेरी कर लीजिएगा असाइनमेंट्स क्वेश्चंस में, जब मैं चेक करूँगी तो उसमें। तो अब इनके क्वेश्चंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इनके क्वेश्चंस है क्या क्या। आपका पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, आई होप सो ये कर लेंगे आप लोग। जैसे दिया हुआ, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन कल्टिवेटेड इन लार्ज स्केल, इट इज अ प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, जहाँ पे लार्ज स्केल में एक ही प्लांट की खेती की जाती है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो कौन सा कहलाता जाता है, इसमें क्या कहलाएगा, फ्लोर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। मतलब इनको क्या करना गया है, प्रोसेस में डालना है। कौन सा चीज होगा, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस। क्या कहलाएगी, वो क्रॉप कहलाती है हमारी, क्योंकि फसल है जो लंबी समय में बहुत बड़े प्लेस पर उगाई जाती है और सेम ही उगाई थी। ऐसा नहीं कि थोड़े प्लेस पे हमने कुछ और उगा दिया, थोड़े प्लेस में मतलब गेहूं की खेती, चावल की खेती, कहीं सब्जियां उगा दी, ऐसा नहीं करेंगे। एक ही खेती की जाएगी और बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है, बड़ी मात्रा पे। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स
ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, क्योंकि जब तक मिट्टी तैयार नहीं होगी तब तक हम उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। थर्ड था आपके पास डैमेज सीड वुड ऑन टॉप ऑफ दी वाटर। क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। जो खराब सीड्स होते हैं, जब पढ़ाया था कि सीड्स बारे में, जब मैंने बताया था आपको कि सीड्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वो अच्छे सीड्स हैं या हार्मफुल सीड्स हैं, तो कैसे पता चलेगा, जब उनको पानी में डिप किया जाता है तो अच्छे वाले नीचे बैठ जाते हैं और जो खराब होते हैं पानी के ऊपर फ्लो करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सफिशिएंट सनलाइट एंड फ्रॉम द आर एसेंशियल सॉइल। ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर जब हम लोग फसलों को उगाएंगे तो उनको सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और क्या चाहिए, वाटर। हाँ, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर चाहिए। कहाँ पे, उनको क्या करना पड़ेगा, वाटर भी चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होगा। देयर सफिशिएंट एंड सनलाइट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल्स आर एसेंशियल। क्या चाहिए होगा, जब मिट्टी की नमी को बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा यानी पानी की मात्रा भी, और उसके अंदर न्यूट्रिशंस यानी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता होनी चाहिए ताकि वो उसके साथ बना सके। अब मैच द लाइंस इन द कॉलम्स ए एंड बी, तो ये सब आप अपने आप कर लेंगे। हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। खरीफ की क्रॉप और रबी की क्रॉप में आपको बता दिया था कि खरीफ की क्रॉप्स में कौन सी बोई जाएंगी और रबी की क्रॉप्स में कौन सी बोई जाएंगी। खरीफ में क्या बोया जाएगा, राइस वगैरह, रबी में क्या हो जाएगा, व्हीट वगैरह। ये मैंने आपको क्लियर आउट किया है, आप उसमें से नोट डाउन कर लेंगे। व्हाट पैराग्राफ इन योर वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको हर एक पैराग्राफ की अपनी अपनी ब्रीफनेस करनी है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, विनोइंग, सोइंग एंड थ्रेसिंग और फीडिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एग्रीकल्चर में प्रोसेस स्टेप्स हैं। मतलब पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सॉइल के बाद क्या होगा, सोइंग होगा, क्योंकि मिट्टी तैयार करने के बाद बोया जाएगा, बोए के बाद उसमें जो खरपतवार यानी वेडिंग होंगे उनको हटाया जाएगा, उसके बाद थ्रेसिंग की जाएगी यानी कटाई की जाएगी। इन चारों चीज़ों को अपने अपने एक शॉर्ट नोट तैयार करना है, छोटी छोटी चीज़ें, उसमें मेन पॉइंट्स आप क्लियर आउट करके इसमें डाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर के मिड में क्लियर कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। लास्ट क्लास में मैंने कल ही करवाया था, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंसेस करवाए थे, तो ये फिफ्थ आंसर आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है, शॉर्ट टर्म है वो लॉन्ग टर्म है, कौन सी मैन्योर लॉन्ग टर्म टाइम लेते हैं मतलब रिजल्ट देने में, और फर्टिलाइजर शॉर्ट टाइम लेते हैं रिजल्ट देने में, लाइक दैट। व्हाट इज इरिगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। इरिगेशन क्या है, कल ही आपको क्लियर किया था कि सिंचाई क्या होती है, कि हमें किसी भी फसलों की सिंचाई करनी होती है पानियों की मदद, जो हमें खेती में सब कुछ बोने के बाद हमें उसमें पानी भी डालना होता है ताकि फसल को पकने का टाइम मिल सके, तो वो सिंचाई कहलाती है। आपका सिंचाई के 2 मेथड थे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर व्हीट बोया जाए खरीफ सीजन में, खरीफ सीजन क्या होता है, जिसमें पानी बहुत गर्मी में बोया जाता है और व्हीट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारा गेहूँ है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो खरीफ के सीजन में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज़ें क्या आ जाएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो 7th क्वेश्चन भी आप जब खरीफ और रबी की फसलों के बारे में डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ से आप आंसर को क्लियर आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन अ फील्ड। अब पूछा गया है सॉइल गेट अफेक्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही खेती लगातार की जाए, मान लीजिए अगर खेत में जो एग्रीकल्चर लार्ज स्केल पर लगातार 2-3 सालों से या 3-4 सालों से लगातार सिर्फ राइस ही राइस बोया जाए, कोई भी सीजनों सिर्फ राइस की ही खेती की जाए, तो वो क्या होगी, वो जो हमारी जो प्लेस है, जो हमारा फील्ड है, वो क्या हो जाएगा, हमारा फील्ड क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसकी सॉइल क्या होगी, उसकी फर्टिलाइजेशन क्षमता यानी जो उसकी उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, उसके अंदर न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, वो भूमि खेती करने के लिए बेकार हो जाएगी, वो टाइम टू टाइम क्या हो जाएगी, फिर कुछ समय के बाद वो बंजर हो जाएगी, उसके ऊपर कोई भी खेती नहीं की जाएगी। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि एक फील्ड में खेती बदल बदल की जानी चाहिए, कि अगर ये भी राइस का किया तो अगली बार व्हीट कर देंगे, व्हीट के बाद कॉर्न कर देंगे, कुछ भी अलग अलग खेती की जाएगी, एक ही खेती लगातार खेतों में नहीं करनी चाहिए। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर वीड्स, कैन बी कंट्रोल देम। वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार क्या होते हैं, जैसा बताया कि अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं केमिकल के थ्रू भी, और इसको कटाई करके भी अलग किया जा सकता है। 10th क्वेश्चन था, अरेंज द बॉक्स इन द प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फ्लो चार्ट ऑफ दी शुगर कैन क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब क्या, एक शुगर कैन की फैक्ट्री हो रही है, मतलब गन्ने की खेती की जा रही है, तो कैसे कैसे प्रोसेस होगा, तो आपको जितने भी मेथड करवाए हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद, मतलब पहले सिंचाई, पहले
खेतों के तैयार मिट्टी तैयार की जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसमें बीज बोए जाएंगे, उसके बीज हटाए जाएंगे, फिर इरिगेशन होगा, फिर हार्वेस्टिंग होगी, फिर उसके बाद स्टोरेज होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। क्या होगा, पहले क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, फ्लफिंग द फील्ड होगा, देन उसके बाद क्या करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होगा, पहले क्या करेंगे, खेत जोतेंगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। तो जिनको एक सीरियल नंबर में आपको लाना है। और कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ 11 क्वेश्चन की कोई नीड नहीं है, आपकी 10 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर ब्रीफ कर दिए, आई होप सारे क्लियर हो चुके हैं। आप इसके अपने क्वेश्चन आंसर्स, आप अपने इसके क्वेश्चन आंसर्स बैक साइड के भी जो दिए हुए हैं असाइनमेंट्स वाले, सॉरी जो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो अपने आप से ब्रीफ करके नोट्स बनाइएगा। प्लस इन द चैप्टर मिड में, वैसे मैंने आपको सारे मिड पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, तो अपने आप एक बार चैप्टर रीड आउट करके उसके शॉर्ट क्वेश्चंस बनाइएगा, ताकि इन फ्यूचर जब एग्जाम आए तो आपको बुक ना पढ़नी पड़े, आप उन क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करके आप होल बुक रिवाइज कर सकें। तो आपका फर्स्ट चैप्टर इज फिनिश्ड।